पिताजी, गजब हो गया। काजल से शादी करने के लिए घर के बाहर एक नहीं बल्कि 4 बारातें आ गई हैं। क्या कह रहे हो बेटा? हाँ पिताजी, 4 बारातें। एक दुल्हन और 4 बाराती। आखिर ये स्थिति कैसे पैदा हुई और क्या वो दुल्हन चारों से शादी करेगी, ये जानने के लिए देखते हैं इस कहानी को। बहुत समय पहले एक समृद्ध गांव में नित्यानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही विद्वान, शांत स्वभाव और ईमानदार व्यक्ति था। पूरे गांव में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी मुश्किल आती तो लोग सलाह लेने उसके पास ही जाते थे। उसकी पत्नी शारदा भी उतनी ही समझदार और संस्कारी स्त्री थी। वो घर का सारा काम बड़ी कुशलता से संभालती और अपने मधुर स्वभाव से पूरे परिवार को बांधे रखती थी। उनके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा सुंदर और छोटी बेटी काजल। दोनों बच्चों को माता पिता ने बड़े प्यार और अच्छे संस्कारों के साथ पाला था। सुंदर स्वभाव से सीधा सादा और मेहनती लड़का था, लेकिन उसकी छोटी बहन काजल कुछ अलग ही थी। वो बहुत ही बुद्धिमान, चतुर और समझदार लड़की थी। गांव की औरतें अक्सर कहा करती थीं कि ये लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ अलग करेगी। काजल को पहेलियां बुझाने और कठिन सवालों का जवाब ढूंढने का बहुत शौक था। जब भी गांव में कोई साधु संत या पंडित आता, वो उनके पास बैठकर उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनती और उनसे नए नए प्रश्न पूछती। उसकी तेज बुद्धि देखकर कई लोग हैरान रह जाते थे। नित्यानंद और शारदा भी अपनी बेटी पर बहुत गर्व करते थे, लेकिन समय किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते काजल बड़ी हो गई और अब वो विवाह के योग्य हो चुकी थी। एक दिन सुबह जब काजल अपनी मां शारदा के साथ आंगन में काम कर रही थी, तभी शारदा ने गौर से उसे देखा। काजल अब लगभग उसके कंधे तक पहुंच गई थी और उसकी सूरत भी पहले से ज्यादा निखर आई थी। शारदा के मन में अचानक एक विचार आया। उसने धीरे से कहा, बेटी, जरा वो पानी का घड़ा इधर रखना। जब काजल घड़ा रखकर चली गई, उसके मन में चिंता की एक हल्की सी लहर उठी। शाम को जब नित्यानंद घर लौटे और भोजन के बाद आराम करने बैठे, तब शारदा ने धीरे से कहा, सुनिए जी, क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारी काजल अब बड़ी हो गई है? अब उसके विवाह के बारे में भी सोचना चाहिए। नित्यानंद ने पहले तो मुस्कुराकर बात टालने की कोशिश की, लेकिन फिर गंभीर होकर बोले, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान। समय सचमुच बहुत जल्दी बीत गया। लगता है जैसे कल ही वो छोटी बच्ची थी और आज विवाह योग्य हो गई। ये कहते हुए नित्यानंद कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने घर के कोने में रखी अपनी पुरानी पंचांग की पुस्तक उठाई। वो शुभ मुहूर्त और लग्न देखने लगे। कुछ देर तक गणना करने के बाद उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। शारदा ने ये देखकर पूछा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? नित्यानंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, समस्या थोड़ी बड़ी है। पंचांग के अनुसार इस महीने में विवाह के लिए केवल एक ही शुभ तिथि है, इस महीने की 20 तारीख। इसके बाद पूरे 3 वर्षों तक विवाह का कोई अच्छा लग्न नहीं है। ये सुनते ही शारदा घबरा गई। उसने तुरंत कहा, 3 साल? ये तो बहुत लंबा समय है। लड़की अब बड़ी हो चुकी है। अगर जल्दी कोशिश की जाए तो 15 दिनों में एक अच्छा वर ढूंढा जा सकता है। नित्यानंद भी सोच में पड़ गए। बात सच थी, 3 साल तक इंतजार करना आसान नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि तुरंत ही काजल के लिए एक योग्य वर की तलाश शुरू करनी चाहिए। अगले ही दिन उन्होंने गांव के नाई को बुलवाया। पुराने समय में नाई ही अक्सर विवाह के रिश्ते तय करवाने का काम करते थे। जब नाई उनके सामने आया तो नित्यानंद ने उससे कहा, देखो भाई, मेरी बेटी के विवाह के लिए केवल 15 दिन का समय है। तुम्हें तुरंत किसी अच्छे, पढ़े लिखे और संस्कारी ब्राह्मण युवक की तलाश करनी होगी। विवाह इसी महीने की 20 तारीख को करना है। नाई ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए पंडित जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर ढूंढकर लाऊं। ये कहकर नाई वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते ही नित्यानंद के मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगे, आखिर नाई ही तो है, कहीं वो जल्दबाजी में कोई गलत लड़का न चुन ले। बेटी का विवाह कोई छोटी बात नहीं होती।
ये तो दो जीवनों का मिलन होता है। धीरे धीरे उनके मन में संदेह बढ़ने लगा। आखिरकार उन्होंने अचानक उठकर कहा, नहीं, ये काम मैं किसी और पर नहीं छोड़ सकता। मैं खुद अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने जाऊंगा। और इसी निर्णय के साथ नित्यानंद अगले ही दिन घर से निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि यही निर्णय आगे चलकर एक ऐसी उलझन पैदा करेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ब्राह्मण नित्यानंद अगले ही दिन सुबह सुबह अपनी लाठी और झोला लेकर घर से निकल पड़े। उनके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी काजल के लिए एक योग्य वर ढूंढना। चलते चलते वो कई गांवों से गुजरे। जहां भी जाते वहां के लोगों से पूछताछ करते, ब्राह्मण परिवारों के बारे में जानकारी लेते और युवकों के स्वभाव के बारे में भी पता करते। नित्यानंद केवल पढ़ाई लिखाई या रूप रंग नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां संस्कार, सम्मान और सादगी हो। आखिरकार एक गांव में उन्हें एक ऐसा युवक मिला जो उनके मन को भा गया। वो युवक पढ़ा लिखा, विनम्र और शांत स्वभाव का था। उसके माता पिता भी सरल और अच्छे लोग थे। नित्यानंद ने उनसे बातचीत की और जब उन्हें सब कुछ ठीक लगा तो उन्होंने वहीं काजल का रिश्ता उस युवक से तय कर दिया और विवाह की तिथि इस महीने की 20 तारीख बताकर संतोष के साथ घर लौटने की तैयारी करने लगे। उधर नित्यानंद के घर से निकलते ही उनकी पत्नी शारदा के मन में बेचैनी शुरू हो गई थी। वो बार बार यही सोच रही थी कि नाई आखिर कैसा लड़का ढूंढ कर लाएगा। उसके मन में कई तरह की शंकाएं उठ रही थीं। वो अपने आप से कहने लगी, नाई तो बस काम निपटाने वाला आदमी है। उसे क्या मालूम कि मेरी बेटी कितनी सुंदर और गुणवान है। कहीं वो किसी गरीब या बदसूरत लड़के से रिश्ता पक्का कर आया तो। मेरी बेटी तो गुलाब के फूल जैसी है। शारदा का मन धीरे धीरे चिंता से भरता जा रहा था। फिर उसने सोचा कि नित्यानंद भी शायद केवल ये देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा है या नहीं। लेकिन एक माँ के मन में तो अपनी बेटी के लिए कई सपने होते हैं। वो चाहती थी कि उसका दामाद सुंदर भी हो, अच्छे घर का भी हो और धन संपत्ति वाला भी हो, ताकि उसकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी न रहे। काफी देर तक सोचने के बाद शारदा ने मन ही मन एक निर्णय ले लिया। ये सोचकर उसने अपने बेटे सुंदर को बुलाया और उसे सारी बात बता दी। सुंदर ने पहले तो आश्चर्य से अपनी माँ की बात सुनी, लेकिन फिर वो भी चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। शारदा ने उससे कहा, जब तक मैं वापस आऊं घर का ध्यान रखना। इतना कहकर वो भी चुपचाप दूसरे गांव की ओर निकल पड़ी। शारदा कई गांवों में घूमती रही और लोगों से पूछताछ करती रही। आखिरकार उसे भी एक ऐसा युवक मिल गया जो उसकी नजर में बिल्कुल योग्य था। वो युवक सुंदर था, अच्छे घर का था और उसके परिवार के पास धन संपत्ति भी काफी थी। शारदा को लगा कि इससे बेहतर दामाद उसे नहीं मिल सकता। उसने तुरंत काजल का रिश्ता वहां पक्का कर दिया और विवाह की वही तिथि 20 तारीख बताकर संतोष के साथ घर लौट आई। लेकिन कहानी की उलझन अभी और बढ़नी बाकी थी। उधर जब शारदा भी घर से चली गई तो सुंदर अकेला बैठकर सोचने लगा। उसे अपनी माँ और पिता दोनों की बातें याद आ रही थीं। वो मन ही मन सोचने लगा, नाई तो बस अपना काम पूरा करेगा। उसे कहा गया है कि लड़का ढूंढना है, वो ढूंढ देगा, चाहे वो कैसा भी हो। पिताजी लड़के की पढ़ाई और संस्कार देखेंगे और माँ जी उसकी सुंदरता और धन दौलत देखेंगी। लेकिन क्या इतना ही काफी है? सुंदर के मन में अपनी बहन के लिए बहुत चिंता थी। वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करता था और चाहता था कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहां उसे हमेशा सम्मान और सुख मिले। सुंदर ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, अगर बहनोई अच्छा इंसान नहीं हुआ तो बहन की जिंदगी खराब हो जाएगी। बाद में परेशानी हमें ही उठानी पड़ेगी। इसीलिए मैं भी अपनी बहन के लिए ऐसा वर ढूंढूंगा जो स्वभाव से अच्छा, मिलनसार और समझदार हो। उसे अचानक अपने एक पुराने मित्र देवेश की याद आई। देवेश पास के गांव में रहता था। वो पढ़ा लिखा, सीधा सादा और बहुत मिलनसार युवक था। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और सुंदर को उसके स्वभाव पर पूरा भरोसा था। सुंदर ने सोचा, अगर मेरी बहन की शादी देवेश से हो जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी।
वो अच्छा इंसान है और मेरी बहन को हमेशा सम्मान देगा। यही सोचकर सुंदर तुरंत उस गांव की ओर निकल पड़ा जहां उसका मित्र रहता था। वहां पहुंचकर उसने देवेश और उसके परिवार से बातचीत की। सब लोग सरल और भले स्वभाव के थे। थोड़ी बातचीत के बाद सुंदर ने वहीं अपनी बहन काजल का रिश्ता देवेश से तय कर दिया और विवाह की वही तिथि इस महीने की 20 तारीख बताकर खुशी खुशी घर लौट आया। अब स्थिति ये हो चुकी थी कि नाई, पिता नित्यानंद, मां शारदा और भाई सुंदर चारों अलग अलग जगहों पर काजल का रिश्ता तय कर चुके थे और चारों ने विवाह की तिथि भी एक ही बताई थी। लेकिन ये सच अभी किसी को पता नहीं था और जब ये सच सामने आने वाला था तब एक ऐसी समस्या खड़ी होने वाली थी जिससे पूरे गांव में हलचल मच जाएगी। समय तेजी से बीत रहा था। उधर नाई भी कई गांवों में घूमते घूमते आखिर एक ऐसे युवक तक पहुंच गया जिसे देखकर उसे लगा कि यही नित्यानंद की बेटी के लिए योग्य वर हो सकता है। वो युवक पढ़ा लिखा था और उसके परिवार वाले भी ब्राह्मण और सम्मानित लोग थे। नाई ने ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने वहीं बैठकर काजल का रिश्ता पक्का कर दिया और विवाह की तिथि भी वहीं बता दी, इस महीने की 20 तारीख। नाई अपने काम से बहुत खुश था। उसे लगा कि उसने बहुत अच्छा रिश्ता तय किया है और पंडित नित्यानंद भी उसकी तारीफ करेंगे। कुछ दिनों बाद एक अजीब संयोग हुआ। उसी दिन शाम को चारों, नाई, नित्यानंद, शारदा और सुंदर लगभग एक ही समय घर वापस पहुंचे। पहले तो सबने एक दूसरे को देखकर आश्चर्य किया। नित्यानंद ने पूछा, अरे शारदा, तुम कहाँ चली गई थीं? शारदा थोड़ा झिझकते हुए बोली, मैं भी काजल के लिए एक लड़का देखने गई थी। ये सुनकर नित्यानंद चौंक गए। तभी सुंदर भी आगे आया और बोला, पिताजी, मैं भी एक काम से बाहर गया था। दरअसल मैं भी काजल के लिए एक वर देखकर आया हूं। अब नित्यानंद की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने आश्चर्य से कहा, क्या तुम दोनों भी रिश्ता तय करके आए हो? तभी नाई भी मुस्कुराते हुए बोला, पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने भी आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है। रिश्ता पक्का करके ही आया हूं। ये सुनते ही कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चारों लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। बातचीत से पता चला कि चारों ने अलग अलग गांवों में जाकर काजल का रिश्ता तय कर दिया है और सबसे बड़ी बात, चारों ने विवाह की तिथि भी एक ही बताई है, 20 तारीख। ये सुनते ही नित्यानंद के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने माथा पकड़ लिया और चिंतित स्वर में बोले, हे भगवान, ये क्या हो गया? एक लड़की के लिए 4-4 वर, अब क्या होगा? शारदा भी घबरा गई। नाई भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया। वो बोला, पंडित जी, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया है। अब अगर रिश्ता तोड़ा गया तो मेरी भी समाज में बदनामी होगी। अब समस्या बहुत बड़ी बन चुकी थी। नित्यानंद ने कुछ देर सोचने के बाद नाई से कहा, ठीक है, अभी भी समय है। तुम तुरंत उन 3 गांवों में जाओ और कह दो कि किसी कारणवश रिश्ता नहीं हो पाएगा। बस वही रिश्ता रहेगा जो मैंने तय किया है। नाई मन ही मन घबरा गया। उसे ये बात ठीक नहीं लगी। उसने सोचा, अगर आज रिश्ता पक्का करूं और कल खुद ही मना कर दूं तो लोग मुझ पर कैसे भरोसा करेंगे। लेकिन पंडित जी की बात टालना भी मुश्किल था, इसलिए वो चुपचाप सिर हिलाकर तीनों गांव की ओर निकल पड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचा और लोगों को ये संदेश सुनाया कि रिश्ता तोड़ दिया जाए, तो किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी। सब लोगों ने यही कहा, रिश्ता तो वही आदमी तोड़ सकता है जिसने इसे तय किया हो। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? कुछ लोगों ने तो ये भी सोचा कि शायद नाई किसी दुश्मनी के कारण ये रिश्ता तुड़वाने आया है। नतीजा ये हुआ कि तीनों जगहों पर विवाह की तैयारी पहले की तरह चलती रही। इधर नित्यानंद के घर में भी विवाह की तैयारी शुरू हो गई थी। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि 20 तारीख को क्या होने वाला है। और फिर आखिर वो दिन भी आ गया। शाम होते होते गांव के रास्ते पर एक के बाद एक 4 अलग अलग बारातें नित्यानंद के घर की ओर बढ़ने लगीं। जैसे ही पहली बारात दरवाजे पर पहुंची, घर में हलचल मच गई। लेकिन कुछ ही देर बाद दूसरी बारात भी आ गई
फिर तीसरी और फिर चौथी। अब नित्यानंद के दरवाजे पर 4-4 दूल्हे और 4-4 बारातें खड़ी थीं। सूरज नाई द्वारा चुना गया युवक देवेश, सुंदर का मित्र अरुण, नित्यानंद द्वारा चुना गया युवक विक्रम, शारदा द्वारा चुना गया अमीर युवक। ये दृश्य देखकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। नित्यानंद का सिर चकराने लगा। वो सोचने लगे, अब इस अपमान और बदनामी से कैसे बचूं? एक बेटी और 4 दूल्हे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इस असंभव समस्या का हल क्या होगा। लेकिन तभी काजल के मन में एक विचार जन्म लेने वाला था, एक ऐसा विचार जो इस पूरे संकट का समाधान बन सकता था। नित्यानंद के घर के बाहर 4-4 बारातें खड़ी थीं। ढोल नगाड़ों की आवाज, बारातियों की भीड़ और गांव वालों की फुसफुसाहट से पूरा माहौल अजीब सा हो गया था। हर कोई यही पूछ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक लड़की और 4 दूल्हे, ऐसा तो किसी ने कभी सुना भी नहीं था। नित्यानंद का चेहरा शर्म और चिंता से झुक गया था। उन्हें लग रहा था कि आज उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। शारदा भी घबराई हुई थी और सुंदर भी समझ नहीं पा रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। उधर चारों दूल्हे अपने अपने रिश्ते को सही मान रहे थे। हर एक को विश्वास था कि उसी से काजल का विवाह तय हुआ है। उनके परिवार वाले भी पूरे आत्मविश्वास के साथ खड़े थे। कुछ बाराती तो आपस में बहस भी करने लगे थे। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता जा रहा था। तभी अंदर कमरे में बैठी काजल को भी सारी बात पता चल गई। उसने अपने पिता को इतना परेशान कभी नहीं देखा था। वो कुछ देर चुप बैठी रही और फिर धीरे धीरे उठकर बाहर आ गई। आंगन में खड़े लोगों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, सबकी बातें कुछ देर के लिए थम गईं। काजल ने शांत स्वर में अपने पिता से कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। नित्यानंद ने थके हुए स्वर में कहा, बेटी, ये कैसी समस्या है जिसका कोई हल ही नहीं दिख रहा। चारों दूल्हे अपने अपने रिश्ते को सही मान रहे हैं। अगर किसी एक को चुने तो बाकी तीनों नाराज होकर बदनामी करेंगे। काजल ने विनम्रता से कहा, पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक उपाय करना चाहती हूँ। सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। नित्यानंद ने धीरे से कहा, बेटी, अब जो भी ठीक समझो वही करो। काजल कुछ कदम आगे बढ़ी और चारों दूल्हों तथा उनके परिवारों की ओर देखकर बोली, आप सब सम्मानित लोग हमारे घर आए हैं। मैं आपका आदर करती हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है, मैं एक ही हूँ और विवाह भी एक ही व्यक्ति से हो सकता है। इसीलिए मैं आप चारों की बुद्धि और स्वभाव की एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहती हूँ। जो इस परीक्षा में सबसे योग्य साबित होगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। लोगों में हलचल मच गई। कुछ को ये बात अजीब लगी, लेकिन अधिकतर लोगों को ये उपाय उचित लगा। चारों युवकों ने भी सहमति दे दी। काजल ने शांत स्वर में कहा, पहली परीक्षा बुद्धि की होगी। मैं एक पहेली पूछूंगी। फिर उसने कहा, बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटी जाए उतनी ही बढ़ती जाती है? पहला युवक तुरंत बोला, धन। दूसरे ने कहा, अनाज। तीसरे ने थोड़ी देर सोचकर कहा, जमीन और संपत्ति। चौथा युवक कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला, वो चीज है ज्ञान और प्रेम। जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। काजल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फिर उसने दूसरी पहेली पूछी, बताइए, वो क्या है जो बिना बोले भी इंसान का असली स्वभाव बता देती है? पहला युवक बोला, उसका धन। दूसरा बोला, उसकी ताकत। तीसरा बोला, उसका पद और प्रतिष्ठा। चौथा युवक शांत स्वर में बोला, वो है मनुष्य का व्यवहार। इंसान का आचरण ही बताता है कि वो कैसा है। भीड़ में खड़े कई लोग एक दूसरे की ओर देखकर सिर हिलाने लगे। काजल के पिता भी ध्यान से सब सुन रहे थे। अब काजल ने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी। उसने कहा, बताइए, किसी घर को सबसे ज्यादा मजबूत क्या बनाता है? पहले युवक ने कहा, बहुत सारा धन। दूसरे ने कहा, बड़ा घर और नौकर चाकर। तीसरे ने कहा, घर का डर और अनुशासन। चौथे युवक ने कुछ पल सोचा और फिर बोला, घर को मजबूत बनाता है विश्वास, सम्मान और आपसी समझ। जहां ये तीनों हों, वहां छोटा घर भी सुखी रहता है। अब आंगन में खड़े कई लोग उसकी बात सुनकर प्रभावित हो चुके थे।
काजल के चेहरे पर भी संतोष की हल्की सी झलक दिखाई दे रही थी, लेकिन काजल अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसने कहा, आप सभी ने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, लेकिन अब भी एक अंतिम परीक्षा बाकी है और उसी से ये तय होगा कि वास्तव में सबसे योग्य कौन है। ये सुनकर चारों युवक उत्सुक हो उठे। काजल ने धीरे से कहा, अंतिम परीक्षा आपके स्वभाव और इंसानियत की होगी। और अब पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। लेकिन चारों युवकों में से एक युवक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसका नाम विक्रम था। वो एक अमीर और घमंडी परिवार से था और उसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक लड़की सबके सामने उसकी परीक्षा ले रही है। विक्रम अचानक आगे बढ़ा और थोड़े नाराज स्वर में बोला, ये कैसी बात हुई? हम बारात लेकर आए हैं और यहाँ हमारी परीक्षा ली जा रही है। विवाह कोई खेल नहीं है। काजल ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही। मैं केवल ये देखना चाहती हूँ कि मेरे जीवन का साथी बनने के योग्य कौन है। लेकिन विक्रम का घमंड और बढ़ गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे ऐसी परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं। मेरे पास धन भी है और मान सम्मान भी। अगर तुम्हें विवाह करना है तो अभी निर्णय लो, वरना मैं वापस जा रहा हूं। इतना कहकर वो गुस्से में अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। आंगन में खड़े लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कई बुजुर्गों ने धीरे से कहा, जिसे धैर्य ही नहीं वो घर कैसे संभालेगा। अब वहां केवल 3 युवक रह गए थे। पहला युवक था सूरज, वही जिसे नाई ने ढूंढा था। दूसरा युवक था देवेश, सुंदर का मित्र, जिससे सुंदर ने रिश्ता तय किया था। और तीसरा युवक था अरुण, वही जिसे नित्यानंद ने स्वयं अपनी समझ से चुना था। काजल ने तीनों युवकों की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, अब आप तीनों की अंतिम परीक्षा होगी। जीवन में केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि सही निर्णय लेने की क्षमता भी बहुत जरूरी होती है। उसने सुंदर को इशारा किया। थोड़ी देर बाद सुंदर एक थाली लेकर आया और उसे आंगन के बीच में रख दिया। थाली में 3 वस्तुएं रखी थीं, एक सोने के सिक्कों की थैली, एक तलवार और एक खाली दीपक। काजल ने कहा, मान लीजिए कि विवाह के बाद जीवन में 3 कठिन परिस्थितियां आ जाईं, गरीबी, दुश्मन और अंधेरा। इन तीनों का प्रतीक इस थाली में रखा है। सोने के सिक्कों की थैली धन का प्रतीक है, तलवार शक्ति का और ये दीपक प्रकाश का। फिर उसने तीनों युवकों से कहा, आप तीनों में से हर एक को इन तीनों में से एक चीज चुननी होगी और बताना होगा कि आपने वही क्यों चुनी। सबसे पहले सूरज आगे बढ़ा। उसने तुरंत सोने की थैली उठा ली और कहा, धन सबसे जरूरी है। अगर धन होगा तो बाकी सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। अब देवेश आगे आया। उसने थाली में से तलवार उठा ली और कहा, ताकत सबसे बड़ी चीज है। अगर आदमी शक्तिशाली हो तो कोई दुश्मन उसके सामने टिक नहीं सकता। अब सबकी नजर तीसरे युवक अरुण पर टिक गई। अरुण धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने तीनों वस्तुओं को ध्यान से देखा। कुछ क्षण तक वो शांत खड़ा रहा और फिर उसने धीरे से दीपक उठा लिया। काजल ने उससे पूछा, तुमने दीपक क्यों चुना? अरुण ने विनम्रता से उत्तर दिया, क्योंकि अंधेरे में न धन दिखाई देता है और न ही रास्ता। अगर घर में प्रकाश होगा तो हम सही रास्ता देख पाएंगे। बुद्धि और समझ का प्रकाश हो तो आदमी मेहनत करके धन भी कमा सकता है और समझदारी से दुश्मनों से भी बच सकता है। उसकी ये बात सुनकर आंगन में खड़े कई लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। काजल के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अब वो जान चुकी थी कि वास्तव में सबसे योग्य कौन है। आंगन में खड़े सभी लोग अब काजल की ओर देख रहे थे। तीनों युवकों के उत्तर सुनने के बाद वातावरण एकदम शांत हो गया था। सबके मन में यही प्रश्न था कि आखिर काजल अब किसे अपना जीवन साथी चुनेगी। काजल कुछ क्षण तक शांत खड़ी रही। उसने तीनों युवकों की ओर एक एक करके देखा। पहले सूरज की ओर, फिर देवेश की ओर और अंत में अरुण की ओर। फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर अरुण के हाथ में पकड़े दीपक की ओर देखा। काजल ने दृढ़ और स्पष्ट स्वर में कहा, जिसे जीवन में सबसे पहले प्रकाश और बुद्धि की आवश्यकता समझ में आई, वही मेरे जीवन का सच्चा साथी बनने योग्य है। ये कहते हुए उसने अपना हाथ
अरुण की ओर बढ़ा दिया। आंगन में खड़े लोगों के बीच हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। कई बुजुर्गों ने संतोष से सिर हिलाया। उन्हें भी अरुण का उत्तर सबसे समझदारी भरा लगा था। नित्यानंद ने जब अरुण की ओर गौर से देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य के साथ मुस्कान भी आ गई, क्योंकि अरुण वही युवक था जिसे उन्होंने स्वयं अपनी समझ से काजल के लिए चुना था। नित्यानंद के मन का सारा बोझ जैसे एक पल में उतर गया। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सोचा, सचमुच मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। उसने वही निर्णय लिया जो सबसे उचित था। अब सूरज और देवेश भी सब कुछ समझ चुके थे। सूरज थोड़ा निराश जरूर हुआ, लेकिन उसने आगे बढ़कर कहा, काजल जी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। जीवन में बुद्धि और समझ सबसे बड़ी चीज होती है। देवेश मुस्कुराया और बोला, आज मुझे भी एक बात समझ में आ गई है कि केवल ताकत या धन से घर नहीं बसता, बल्कि समझदारी और सम्मान से बसता है। दोनों युवकों के परिवार भी आगे आए और उन्होंने नित्यानंद से कहा, पंडित जी, आपकी बेटी ने बहुत ही बुद्धिमानी से ये निर्णय लिया है। हमें इस बात से कोई शिकायत नहीं है। ये सुनकर नित्यानंद ने हाथ जोड़कर कहा, आप सब हमारे घर आए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आज जो कुछ हुआ वो एक अजीब परिस्थिति थी। अगर किसी को दुख पहुंचा हो तो हमें क्षमा करें। गांव के बुजुर्गों ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, इसमें क्षमा मांगने की कोई बात नहीं। आपकी बेटी ने जिस समझदारी से ये समस्या सुलझाई है वो सचमुच प्रशंसनीय है। अब वातावरण पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हो चुका था। बाकी दोनों बारातें सम्मान के साथ वापस लौट गईं। उधर घर के अंदर फिर से विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। ढोल और शहनाई की मधुर ध्वनि पूरे आंगन में गूंजने लगी। कुछ ही देर बाद शुभ मुहूर्त में काजल और अरुण का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद जब काजल अपने पिता के पास आशीर्वाद लेने आई तो नित्यानंद ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, आज तुमने न केवल अपने लिए सही जीवन साथी चुना है, बल्कि हमें भी ये सिखाया है कि जीवन में सबसे बड़ा धन बुद्धि, धैर्य और इंसानियत होती है। काजल मुस्कुराई और बोली, पिताजी, ये सब तो मैंने आपसे ही सीखा है। नित्यानंद की आंखें खुशी से भर आईं। उस दिन के बाद पूरे गांव में एक ही बात की चर्चा थी, नित्यानंद की बेटी काजल की बुद्धिमानी। लोग कहते थे कि अगर हर समस्या का समाधान इसी तरह धैर्य और समझदारी से किया जाए तो सबसे कठिन परिस्थिति भी आसानी से सुलझ सकती है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने शहर का नाम भी लिखें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली कहानी में।